हेलो स्टूडेंट्स, सो आई एम जितेंद्र कुमार शुक्ला, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी रेजोनेंस कोटा। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेईई मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज 25 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने कुछ कलेक्ट किए हैं, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है ये ऑल आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। हो सकता है इनके डेटा में या वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत चेंजेस आए, और पेपर का जो ट्रेंड 2 दिन से आप लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल एक बेसिक पे चल रहा है, यानी आपने बस बेसिक्स चीज़ें समझी हो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग आ रहे हैं, इसमें पूछा है कि ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ कॉइल नंबर ऑफ टर्न गिवन है कनेक्टेड टू ए टॉरिजनल स्प्रिंग ऑफ के, ये टॉरिजनल कांस्टेंट 100 SI यूनिट्स, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.01 टेस्ला गिवन है, डिफ्लेक्शन 0.05 रेडियन एट हमें गिवन है, साथ में करंट की वैल्यू 4 मिली एम्पियर भी दी गई है। तो एरिया ऑफ कॉइल हम लोगों से पूछा गया है। जैसा कि गैल्वेनोमीटर में हमने पढ़ा है कि जो एक हमारी लूप होती है, उस लूप में जो स्प्रिंग लगाते हैं, तो जब करंट पास होती है किसी करंट लूप में तो एक टॉर्क क्रिएट करती है। उस टॉर्क के काउंटर के लिए जो स्प्रिंग हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा गैल्वेनोमीटर वापस आता है, तो हमने पढ़ा है कि वो के थीटा इक्वल एम बी साइन थीटा, जिसमें एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप होता है, यानी NIA हम लोग पढ़े हैं, NIAB साइन 90, के थीटा। बस एक सिंपल से बेसिक पे ये क्वेश्चन था। अब इसमें अगर आप चेक करोगे तो के का वैल्यू आपको मिलेगा 100 गिवन है, यहाँ पे रख दो। डिफ्लेक्शन 0.05 भी गिवन था, 0.05 पुट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न 200 ये भी गिवन है। करंट का वैल्यू 4 मिली एम्पियर, थोड़ा डेटा पे ध्यान रखना था, बेसिक्स के क्वेश्चन थे, 10⁻³ अब एरिया अपनी रिक्वायरमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 0.01, तो इसको भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब आप चेक करो, इसमें के भी गिवन है, डिफ्लेक्शन भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्न भी है, करंट भी है, एरिया अपनी रिक्वायरमेंट है, और बी का वैल्यू टेस्ला में गिवन है, साइन 91 होता है, हमें पता है इसमें हॉर्स हूज का हम यूज़ करते हैं, 90 पे रहता है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली कैलकुलेट करने के बाद ये 625 मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या था भाई, ये भी देख लो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस सो दैट इमेज फॉर्म आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर इज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर। अगर हम लोग इसमें क्वेश्चन की बात करें तो यहां से ये क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है। 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर मीन्स इसके जस्ट पीछे 5 सेंटीमीटर पर इसका इमेज बनेगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। लेकिन ये हम लोगों से पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इस लेंस से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, यानी यू अपन लोग से पूछा गया है। अब मुझे इस प्लेन मिरर का बेसिक प्रॉपर्टी पता हो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो प्लेन मिरर से होता है वहीं पर जाके ये उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इक्वल टू द इमेज इन प्लेन मिरर, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इससे मुझे आइडिया लग गया कि अगर ये 5 पर बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये 5 होना चाहिए। मिरर के लिए जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो 5 पर होगा, और ये 5 पर ऑब्जेक्ट मिरर के लिए तभी आएगा जब इस लेंस से जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बने। अब देखिए ये 20 आपको गिवन है, ये 5 हमें मालूम हो गया, तो जो लेंस से इमेज बनेगी वो 15 सेंटीमीटर पर बनेगी। बस इतना पता था। अब हम लोग फॉर्मूला हमें मालूम है 1/b 1/u एंड 1/f। मिरर का काम बस इतना था, जो आपको ये बता रहा था कि जो यहाँ से ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी वो मिरर से कितना पहले बनेगी, जिससे हमें लेंस से बनने वाली इमेज का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो v हम अपन लोग जान चुके हैं कि 15 है, और आने वाली रे की डायरेक्शन में भी है, तो साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, यानी प्लस होगा। u अपनी रिक्वायरमेंट है, हमारा लेंस कॉन्वेक्स है,
दोनों तरफ मीडियम में कोई चेंजेस नहीं है, मीन्स एयर हम ले सकते हैं, तो इसकी पॉजिटिव भी होगी, यानी 1/10। तो 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/u। सिंपल सी कैलकुलेशन है, एलसीएम यहाँ 30 आ जाएगा, तो 2 से करेंगे, -1/30 होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, 30 सेंटीमीटर। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इसमें भी क्या है, बेसिक्स ही है, यानी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विद देयर डायमेंशंस। आपने एग्जाम में इसमें ट्रिक भी यूज़ किए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस में ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शंस को मैच कराया जाए, पहले हम लोग इजी पकड़ते हैं। जैसे ये इलास्टिसिटी चैप्टर से है, यंग मॉडुलस फिजिकली हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन जनरली हमें पता होता है कि इलास्टिसिटी चैप्टर में यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी, ये जो भी आते हैं उसमें स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यानी ये प्रेशर के डायमेंशन के आसपास रहता है, ये आसपास सॉरी मतलब एग्जैक्टली वही रहता है। तो इसकी डायमेंशन होगी फोर्स अपॉन एरिया, हम लोग यूज़ कर सकते हैं फोर्स का डायमेंशन mLt-2, एरिया L⁻², मीन्स mL-1T-2। यंग्स मॉडुलस की जो डायमेंशन है वो किसके साथ मैच कर रही है, यहाँ पे हम लोग बाद में भी मैच कर लेंगे। वर्क फंक्शन मीन्स h/0, ये मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं, मीन्स हमें मालूम है ये एक एनर्जी है। डायमेंशन के केस में भी हम लोग जो फोकस करेंगे वो केवल इस बात पे करेंगे कि किस टाइप की क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। तो वर्क फंक्शन एक एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2। अगर बच्चों को ध्यान ना हो तो एनर्जी मीन्स वर्क डन में पहले फोर्स की डायमेंशन लिखो, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, तो L⁻², यानी ये इतना होगा। अब इसमें देख रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट भी है, यहाँ से देख लेते हैं जो आसानी से पकड़ में आए। E इज इक्वल टू h/, जिसमें h प्लैंक कांस्टेंट है। अब E एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन फिर से वही mL2T-2, और ये है फ्रीक्वेंसी यानी T-1। तो यहाँ से अपन लोग कर सकते हैं mL2T-2+1, ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन, यहाँ से मिलेगा -1। अब हम लोग इससे अगर मैच करेंगे तो देखिए A Q से मैच कर रहा है, वो सॉल्व है सामने। इसी टाइप से वर्क फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो B हमारा सामने लिखा हुआ है, तो मैच कर गए। अब हमने प्लैंक कांस्टेंट को यहाँ से चेक किया हुआ, तो प्लैंक कांस्टेंट की अगर बात करो तो ये मैच कर रहा है, तो लास्ट अपने आप करेगा। अगर आप चाहें तो विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर प्रैक्टिस मालूम है, स्टोक्स फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं 6π∗RV, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की भी डायमेंशन ला सकते हैं, बट इस बेस पे अपना ऑप्शन नंबर 2। और बच्चों ध्यान रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑल आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, हो सकता है फाइनल में कुछ वैल्यू इधर उधर हो। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन था, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस एट हाइट re फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन से है, हर बार हर सेट में मिलता है। एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड 2re फ्रॉम द सरफेस। बच्चा लोग इसमें सिर्फ एक चीज होती है कि जो ये हम हाइट कैलकुलेट करते हैं वो सेंटर ऑफ अर्थ से जाके कैलकुलेट करना होता है। तो यहां से ये रेडियस अपनी re। अब अपने क्वेश्चन में बोला है कि इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड टू 2re अगर हम इसमें इंक्रीज कर देते हैं 2re, तो टोटल यहां से चेक करोगे तो ये 3re बन जाएगा, ठीक। और h पहले से re पे दिया हुआ है, यानी जो एक केस की बात हो रही है वो कितने हाइट पर है, re हाइट पर है, सेंटर से re, मींस जो फर्स्ट केस है उसमें कितना दिख रहा है 2re। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चेंज इन इंक्रीज ऑब्जेक्ट मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ डेल्टा यू हम लोगों से पूछा है फाइनल माइनस इनिशियल।
पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में ग्रेविटेशन में स्पेशली हम लोग माइनस साइन को ध्यान में रखते हैं। GMEM कितना पोजीशन है 3RE माइनस एंड वंस अगेन माइनस, बिकॉज हमें पता है कि फॉर्मूले में माइनस साइन आता है, तो माइनस GMEM डिवाइड बाई 2RE। यहाँ पर अगर बच्चों से मिस्टेक होती है तो केवल साइन पर, तो माइनस माइनस प्लस मीन्स GMEM डिवाइड बाई RE, ये प्लस हो जाएगा 1/2, ये माइनस हो जाएगा 1/3। हम लोग जब LCM लेंगे तो ये आएगा GMEM डिवाइड बाई 6RE। आंसर में देखेंगे तो G दिख रहा है, जैसे हमें पता है कि अगर स्मॉल g की बात करें तो GME बाई RE², ये वैल्यू होती है। तो अब मुझे यहाँ पे GRE² चाहिए, बट यहाँ नहीं है, तो सिंपल है, RE को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये GME और RE ये हमारा स्मॉल g बन जाएगा, तो अपने पास आएगा MGRE डिवाइड बाई 6। तो जब ऑप्शन देखेंगे तो सेकंड के साथ ये मैच करेगा। तो ये भी एक ग्रेविटेशन से था। अब नेक्स्ट अगले पे देखते हैं क्या था। अब देखिए ये फिर कैपेसिटर से आ गया, और एक ट्रेंड भी है कि कैपेसिटर से डाइलेक्ट्रिक वाली केस में कुछ ना कुछ आने के चांसेस रहते हैं, और फिर भी है, और बहुत ही बेसिक भी है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C, dielectric constant K with half of the spacing between plates inserted between plates. Calculate the new capacitance of the capacitor. Means ये बात ये कह रहे हैं कि जैसे ये अपना कैपेसिटर है, इसमें जो एरिया, जैसे हम लोग मानते हैं ये एरिया हो गया प्लेट का हाफ मीन्स जो इसका ये हाफ पोर्शन है, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक है, बट यहां पर ये खाली है। अब तो d/2 हुआ, यानी रिमेनिंग पोर्शन भी d/2 हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि यहां पर k है, और यहां पर अगर k1 k2 में करेंगे तो और टाइम लगेगा। एक सिंपल हमने क्लास में भी करा है, हमें मालूम है कि ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे, क्योंकि 50% डाइलेक्ट्रिक है और आधा खाली है। ये अगर इस टाइप से होते ऊपर पोर्शन और नीचे, तो जो जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं हाइपोथेटिकल बैटरी कनेक्ट कर लो, तो जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो ये सीरीज दिखता है, इजीली पहचानते हैं। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि C1 कितना होगा, C1 मीन्स लेफ्ट पार्ट, तो फॉर्मूला होता है ε0 A/D, और अगर डाइलेक्ट्रिक हो तो K भी आएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो हाफ है, ये वाली प्लेट का पोर्शन आधा हो गया, तो यहाँ लिखना चाहिए मुझे d/2, तो इस वजह से मैं 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ। और जो C2 की वैल्यू होगी, इसमें तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यानी 2ε0 A डिवाइड बाई D, ये दोनों सीरीज हैं। और सीरीज का फॉर्मूला जब हम लोग इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे तो C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2। C1 और C2 की वैल्यू लिख लेते हैं, 2ε0 A K बाई D इंटू 2ε0 A बाई D, एंड इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है सिंपल सा 2ε0 A बाई D, क्योंकि ये प्लस करना है तो यहाँ से मिलेगा K और यहाँ से होगा प्लस का 1। अब क्या करते हैं, इस 2ε0 A बाई D को 2ε0 A बाई D से कैंसिल कर लेते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जो हमें क्वेश्चन में बोला था कि इनिशियल कैपेसिटेंस C है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है वो हमें मालूम है कि ε0 A बाई D होता है इतना। तो यहाँ से देखेंगे ये होगा 2, ये वैल्यू होगी C की, और K होगा डाइलेक्ट्रिक, बाकी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं, तो यहाँ पर होगा K प्लस 1। तो इस बेस पर अगर देखें तो ऑप्शन अपना थर्ड है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इस 17 क्वेश्चन में फिर से देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड ही पूछा है और थ्योरम से रिलेटेड ही अक्सर ये पूछते हैं, तो यहाँ भी वही है, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, रेडियस आपको गिवन है, मास गिवन है, सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ पर आई टी यानी टेंजेंट के अबाउट, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के थ्रू जाएंगे, जिसमें एक सिंपल पढ़ा है कि आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर ज़रूरत है। तो यहाँ पे समझने की इसका मतलब है कि वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास को टच करते हुए जाए या उसको क्रॉस करते हुए जाए, दोनों ही केस में इसका मीनिंग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, ज़रूरी नहीं कि वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर एंड mr स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 यानी 7/5 mr स्क्वायर। ये वैल्यू होगी हमारी I1, जिसमें मास हमें गिवन है 5 kg, तो 7/5 इंटू 5 से 5 कैंसिल होगा, आर स्क्वायर मेंटेन रहेंगे यानी 7r स्क्वायर। सिमिलरली जब हम इस पर आएंगे तो सेम थ्योरम का यूज करेंगे, वन एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, ये डिस्टेंस r, तो टेंजेंट के अबाउट जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ द डिस्क। तो अगर किसी बच्चे से गलती हुई तो यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास तो लेना है, बट डायमीटर के अलोंग जा रहे हैं, यानी वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से टच करते हुए जा रही है, बट है किसके पैरेलल, डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/4 mr स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/4 mr स्क्वायर। यहाँ से हमें मास की वैल्यू गिवन है 4 kg, तो 5/4 इंटू 4r स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल यानी 5r स्क्वायर। देन I1/I2, I1 है 7r स्क्वायर एंड I2 5r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल मीन्स 7/5, तो ऑप्शन होगा 1। चलो और भी देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, यानी ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। सबसे पहले इसमें क्या है, ये क्वेश्चन मोशनल ईएमएफ का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो इसमें बोला है कि एक मेटल रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर है, तो जितना बोला है करते जाते हैं, यानी 1 मीटर हो गया। ओके, पर मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी मेटल अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, और इसका स्पीड कितना दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो चलिए हम लोग इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी लिख देते हैं। इफ मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन, तो अगर हम लोग प्लेन ऑफ, ये प्लेन है एक्स और वाई, तो क्रॉस, यानी समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गई जैसा हमें दिया है। और इस बी का वैल्यू कांस्टेंट है 2 टेस्ला, ना कोई टाइम का फंक्शन है ना कुछ है, सिंपल 2 टेस्ला लिखा हुआ है। टू द प्लेन फाइंड ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन एंड ऑफ द रॉड। हमें पता है कि यहाँ पे लाइनें कट हो रही है, मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, ऐसे चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इस टाइप की एक बैटरी बन जाती है, जिसको हमने मोशनल ईएमएफ में पढ़ा हुआ है BLB। यहाँ तो कोई एंगल का वेरिएशन भी नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बी की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी थी, यानी 2, लेंथ 1, स्पीड 8, तो इट विल कम आउट 16, और यूनिट में यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा आगे बन के 16, और मोशनल ईएमएफ है तो वोल्ट होगा, यानी 16 वोल्ट इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये 19 क्वेश्चन है, देखिए ये भी बिल्कुल बेसिक पर ही है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड पैरेलल एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। यहाँ पे बच्चों फिर वही याद दिला दें, ऑल आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो हो सकता है आगे कुछ लैंग्वेज में इधर उधर हो कि बच्चों को जितना एग्जाम के बाद पजल हो जाते हैं ना, तो कितना याद रहता है, जितना याद रहता है उस टाइप से उन्होंने बोला। तो यहाँ पे जैसा इन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर है,
और एक ऑब्जेक्ट है जो पैरेलल है, पैरेलल है मतलब ऐसा होगा। फिर बोला है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर हो गया, तो इसमें पूछा है कि ये रियल इमेज हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है या वर्चुअल हो सकता है। तो हम डेली देखते हैं कि प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो अपनी इमेज को हम जाके पकड़ थोड़ी ना पाएंगे, तो पकड़ नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये रियल तो हो ही नहीं सकता। दूसरा इसमें लिखा है इन्वर्टेड है। अब सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा होता, यानी ये मिरर के सामने परपेंडिकुलर होता, तो इसकी इमेज भी ऐसे आती, तो इसको हम बोलते हैं कि इन्वर्टेड हो रहा है। बट ये तो पैरेलल है, तो ये भी नहीं होगा। अब इरेक्ट, सामने हम खड़े हैं तो इमेज में मालूम है कि जितना डिस्टेंस मिरर का इधर होता है ऑब्जेक्ट से मिरर का, उतना ही इमेज का होगा। तो ये पॉसिबल तभी होगा अगर इस पॉइंट को P मानो, इसको Q मानो, तो यहाँ पे P डैश होगा और यहाँ पे Q डैश होगा, क्योंकि हर केस में इनको ये डिस्टेंसेस अपनी इक्वल रखनी है। इसका मतलब इरेक्ट तो होगा और वर्चुअल तो होगा ही, क्योंकि अपनी अभी मैंने क्या बोला, इसको पकड़ नहीं लेंगे, रेस कोई रियल में तो मीट करेंगी नहीं, तो ये भी होगा। यानी इसमें थर्ड सही है और फोर्थ सही है। तो ऐसा लिखा कहाँ है? सेकेंड ऑप्शन में, यानी थर्ड इरेक्ट, फोर्थ वर्चुअल, तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला भाई क्या था। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से है और थोड़ा सा मतलब जो अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो आज इवनिंग वाली शिफ्ट में आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जो अभी सर करके गए हैं, सारे क्वेश्चंस में देखो तो उसके कंपैरिजन में, फिजिक्स में बोलते हैं ना हर चीज का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो थोड़ा ठीक है। ए स्टेशनरी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई हैविंग वेलोसिटी 3:2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मीन्स अब इसमें तुम्हें ये देखना है कि ब्रेक हो रहा है और ये एक्सप्लोड होना, ब्रेक हो जाना, अल्फा बीटा गामा का निकलना, ऑल आर इंटरनल प्रोसेस, यानी इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो हम सिस्टम को आइसोलेट मानते हैं। तो वहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो पार्ट में ये टूटा भी है। तो अगर मैं इसी सोच पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो मैं मान रहा हूँ कि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है और ये मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ। अब तो यहां से मैं लिख सकता हूं मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी मैं लिख सकता हूं m1 अपॉन m2 v2 अपॉन b1। अब v2 अपॉन b1 की वैल्यू को देखो तो यहां पे बोला है टू न्यूक्लियाई हैविंग वेलोसिटी, मींस b1 अपॉन v2 अगर मैं लिखूं तो मुझे 3/2 गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट वी नीड v2 अपॉन b1, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर आएगा 2/3। मीन्स मुझे एक रिलेशन मिल रहा है m1 अपॉन m2 v2 अपॉन b1 एंड 2/3। ये क्वेश्चन का एक पहला स्टेप है, थोड़ा सा ठीक ठाक दिखा। फिर इसमें बोला है कि रेशियो ऑफ देयर रेडियाई बताइए। तो रेडियाई के लिए मुझे वॉल्यूम की जरूरत तो पड़ेगी। यहाँ पे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का साइज देखा तो किसी ने है नहीं, बट जैसा मान के चलते हैं स्फेरिकल है, हम लोग भी मानते हैं। तो क्या करते हैं कि मास जो होता है, यानी मैं मास की बात कर रहा हूं, मास इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हम लोग सबको पता है कि अगर मास लिखना है तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम भी हो गया। अब मैं वॉल्यूम में जानता हूं कि ये स्फेरिकल है, तो सारे बच्चों को पता होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है स्फेरिकल बॉडी का। तो अगर हम प्रोपोर्शनल की बात करें, दूसरा मैं चाह रहा हूं कि यहीं पे समझ लें कि ये जो रो है ये भी तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये बात हो रही है न्यूक्लियस के डेंसिटी की, और जनरली भी समझ लो कि वही न्यूक्लियस है वही टूटा है, तो मटेरियल तो बदला भी नहीं। वैसे भी न्यूक्लियस की डेंसिटी जो एवरेज 10⁻17 सेमी होती है, फिर भी अगर ये डेंसिटी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि मैं इसको अगर वॉल्यूम में से देखूं तो यहां लिख दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट है। तो अपन लोग एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट हैं। तो इसमें जो पूछा है वो रेशियो ऑफ रेडियाई पूछा है, बट हमें यहां से एक रिलेशन आ रहा है कि m1 अपॉन m2 रेडियस r1 अपॉन r2 पावर 3। अब देखो ये रिलेशन अपने काम आएगा। क्या मास का रेशियो हमें गिवन है? नहीं। क्या वेलोसिटी का रेशियो गिवन है? यस। और वो 3/2। तो यहां से जहां पर m1 अपॉन m2 है, आप लिख सकते हो v2/v1। बस यही ध्यान रखना था, v2
बाई B1 M1/M2 रिप्लेस हो गए और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/3 यहाँ से। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा R1/R2 पावर 3। तो यहाँ से R1/R2 का जो रेशियो होगा वो 2/3, ये पावर है तो यहाँ क्यूब रूट कर लेंगे यानी 1/3। तो 2/3 1/3 ऑप्शन 1 में अपन को दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ठीक था। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखो ये एक फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैक्सवेल्स लॉ हम पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट से क्वेश्चन जो बच्चों ने बोला उसके बेस पर ये है। अब इसमें बोला था कि फैराडे लॉ, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, एम्पियर लॉ मैक्सवेल, और ये दिया है। अब यहाँ से देखो फैराडे लॉ, अब यहाँ से देखते चले आओगे, ये मैग्नेटिज्म का लॉ है, ये मैक्सवेल का जो उन्होंने मॉडिफिकेशन किया था एम्पियर सर्किटल लॉ में वो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फैराडे का लॉ, यानी ए को आर के साथ मैच कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने किए होते हैं। इनक्लोज चार्ज इन इनक्लोज सरफेस, यानी ये एस के साथ मैच कर रहा है, कौन, बी। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, हमें पता है कि मोनोपोल यानी सिंगल पोल मैग्नेट में नहीं होते, ऐड होके 0 हो जाता है, तो सी का पी होगा। एम्पियर मैक्सवेल लॉ, प्लेसमेंट करंट दिखाई दे, ये दिख रही है, तो यहाँ से ये आ गया Q। अब देखिए सारे दिख रहे हैं, ए किससे मैच करेगा, ए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए आर से मैच किया। बी किससे मैच किया, तो बी में गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रोसिटी ये दिख रहा है QN। तो इन सारे ऑप्शंस को बड़े इजीली आप लोगों ने देख लिया होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ भी आ रहा है, तो किसके साथ ये मैच करेगा, यहाँ पर देखो ए आर के साथ मैच कर रहा है, बी एस के साथ मैच कर रहा है, और सी पी के साथ मैच कर रहा है, ऊपर ही लिखा हुआ है। तब 3 आ जाते हैं, तो यहाँ डी क्यू, वैसे तो देखते ही नहीं बच्चे, सब स्मार्ट होते समझ जाते हैं, ये तो हो गई नहीं, फिर भी डी मैच कर रहा था अपना, क्या लिखा है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ ये है क्यू, यानी ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस मेमोरी के बेस पे हम कह सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। अब ये भी एक क्वेश्चन कंपैरेटिवली अच्छा था, उसके अकॉर्डिंग जैसा बच्चों ने बोला है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा ठीक है। ए बिग ड्रॉप, ठीक का मतलब ये नहीं कि बहुत टफ है, मतलब कंपैरेटिवली जो आ जाए हैं। ए बिग ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 100 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स इफ द बिग ड्रॉप हैड सरफेस एनर्जी म्यू आई इनिशियल and small droplets together had a surface energy mu final then mu initial mu final। बताइए, ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि जब स्मॉल ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइंड हों या स्प्लिट हों, हम लोग इनके वॉल्यूम कंजर्वेशन से ही निकालते हैं। तो 4 पाई आर क्यूब, तो इसमें से 4 पाई आर ये कैंसिल हो जाते हैं, तो एन आर क्यूब इक्वल आर क्यूब। नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स 1000 है, ये आर क्यूब है, ये आर क्यूब है। तो जब आर की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10 का क्यूब यानी 1000, तो ये होगा 10 आर, तो आर की वैल्यू होगी स्मॉल आर, आर बाई 10। यहाँ से तो पहले हम रेडियस का रिलेशन पता कर लेते हैं, उसके बाद एनर्जी यानी एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है T इंटू एरिया, यानी सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो सरफेस टेंशन को हम T मान लेते हैं। इनिशियल लेवल पे अगर जाएं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए बिग ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू इतने में ड्रॉपलेट, और बिग ड्रॉप हैड ए सरफेस एनर्जी म्यू आई, इनिशियल एनर्जी बिग ड्रॉप का लेना है। तो T इंटू बिग ड्रॉप का जो एरिया होगा सरफेस में वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और जो फाइनल का होगा उसमें N इंटू T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर हम लोग यहीं पर इसको डिवाइड करें तो सरफेस टेंशन T से मैं सरफेस टेंशन लिख रहा हूँ 4 पाई, यानी ये कैपिटल आर स्क्वायर एन आर स्क्वायर हमें मिला, जिसमें आर स्क्वायर को रहने देते हैं। एन का वैल्यू अपने पास 1000 है फिर से, और आर क्या रिलेशन, ये देखिए आर बाई 10, तो स्मॉल आर को रिप्लेस कर देंगे आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर का वैल्यू आर बाई 10 है,
तो 10 ऊपर जाएगा, स्क्वायर में था 100 होगा, आर स्क्वायर 0 0, यानी यहाँ से आ जाएगा 1/10। तो ये जो इनिशियल और फाइनल का रेशियो था, इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। थैंक यू।